हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी 11th वीडियो ऑफ कमीशन एंड कमेटीज़ इन एजुकेशन की। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो आपकी लास्ट 3 रहती है इसमें वुड एबर्ट रिपोर्ट और वर्धा स्कीम और सर्जेंट प्लान, इन तीनों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इसके बाद आपकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली रहती है तो उसके बारे में मैं क्या करूँगा, अगर मैं उनको कवर भी ना करा पाया तो जो मेरे खुद के नोट्स थे बीएड के टाइम के, तो मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आप सभी को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा वुड एबर्ट रिपोर्ट, जो कि कब आई थी आपकी, ये आई थी आपकी 1936 और 1937 में, यानी कि 1936 में आई थी और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सबमिट करी थी, वो करी थी अपनी 1937 में। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? इसकी इंट्रोडक्शन है वुड एबर्ट रिपोर्ट। इट वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि ये किस चीज़ का पार्ट थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स थे किस चीज़ के लिए उन्होंने चेंजेस लाने हैं, किस चीज़ में, हायर एजुकेशन इन इंडिया में। ठीक है, और इट वॉज क्रिएटेड बाय अ कमेटी, यानी कि जो ये रिपोर्ट थी ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? एक कमेटी के द्वारा तैयार की गई थी। किसके अंडर? सर मॉरिस गॉयर के अंडर, विद द एक्सपर्टाइज। और उसमें कौन एक्सपर्ट्स थे? डॉक्टर JH वुड और सर अर्नेस्ट एबॉट, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा वुड एबर्ट रिपोर्ट। और इनका क्या काम था? इन्होंने स्टडी करना था किस चीज़ को? चैलेंजेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, और साथ ही सुजेस्ट करना था किस चीज़ को? मॉडर्नाइजेशन को। ठीक है, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जो सैडलर कमीशन था ये कब आया था आपका? इससे पहले, यानी कि 1917 में और 1919 के बीच आया था। और जो आपकी हरतोग कमेटी थी ये कब आई थी आपकी? 1929 में आई थी। हैड ऑलरेडी हाईलाइटेड गैप्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि जो ये दो कमीशन और कमेटीज़ थी इन्होंने क्या कर लिया था? इन्होंने हाईलाइट कर लिया था गैप्स को, किस चीज़ में? हायर एजुकेशन में। ये भी एक रीज़न था इसके आने का। उसके बाद क्या हुआ? बाय 1930s, यानी कि 1930s में क्या हुआ? जो इंडियन यूनिवर्सिटीज थी हैड बिकम एग्जामिनेशन सेंट्रिक, यानी कि वो कैसी बन गई थी? ओनली एग्जामिनेशन सेंट्रिक बन गई थी और ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि उनको कौन कंट्रोल कर रहे थे? ब्यूरोक्रेट्स उनको कंट्रोल कर रहे थे। एंड लैक्ड रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी उनमें रिसर्च और इनोवेशन की कमी आने लग गई थी। उसके बाद क्या था? देयर वॉज अ नीड टू डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी कि किस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमने कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज क्या करना है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है यानी कि जो पावर्स है वो लोकल अथॉरिटीज़ को दे देनी है। उसके बाद क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है किस चीज़ को? करिकुलम को। और इम्प्रूव करना है किस चीज़ को? क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स को। तो ये इसका बैकग्राउंड था, यानी कि इस रिपोर्ट के आने का रीज़न था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेन रिकमेंडेशंस, यानी कि जो ये आपकी वुड एबर्ट रिपोर्ट आई थी इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? पहली थी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, यानी कि इसने क्या रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के बारे में? पहला है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि इसने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी किस चीज़ के लिए? एकेडमिक्स के लिए और यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसने क्या करा? इसने अपोज करा किस चीज़ को? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन यूनिवर्सिटी डिसीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी किस चीज़ में? यूनिवर्सिटी डिसीजंस में। इसलिए इन्होंने इस चीज़ को भी अपोज करा था। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज शुड बी सेल्फ गवर्नड बाय सिनेट्स एंड सिंडिकेट्स, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सेल्फ गवर्नड होनी चाहिए किसके द्वारा? सिनेट्स एंड सिंडिकेट्स के द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इसने क्या रिकमेंड करा? इसने रिकमेंड करा इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसने क्या बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो प्रोड्यूस कर रही है अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। और इसने क्या बोला? इसने सुजेस्ट करा कि जो करिकुलम है वो रिवाइज होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए और जो टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए वो अपडेटेड होने चाहिए। उसके बाद इसने क्या बोला? इसने बोला पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च के ऊपर एम्फेसाइज किया। इसने क्या बोला? एनकरेज रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। और इसने क्या बोला? स्पेशल फंड्स होना चाहिए और स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, किसके लिए अलोकेट होनी चाहिए? वो होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला? सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बोला। इसने क्या बोला? इट प्रपोज द आइडिया ऑफ सेंट्रल बॉडी टू कोऑर्डिनेट एंड फंड यूनिवर्सिटीज एंड इट वाज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ UGC इन 1956। इसने क्या बोला? इसने बोला कि सेंट्रल बॉडी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए और फंड करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को।
ओके और क्या बोला इसने कि यूनिवर्सिटीज़ शुड नॉट डिपेंड सोनली ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अकेले ओनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और इसने क्या रिकमेंड करा अबाउट टीचर क्वालिटी के बारे में। इसने एम्फेसाइज किया ट्रेनिंग और प्रॉपर सैलरी के बारे में और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए। ओके उसके बाद ये इसकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद होगी हमारी सिग्निफिकेंस, यानी कि वुड एबर्ट रिपोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस रहे थे। पहला है इसमें, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टमैटिक रिव्यूज़ ऑफ हायर एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। मतलब कि जो ये रिपोर्ट थी इट वाज फर्स्ट सिस्टमैटिक रिव्यू था ये किस चीज़ का, हायर एजुकेशन का। कहाँ पर, कॉलोनियल इंडिया में। सेकेंड है, इट सेट द बेस फॉर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि इसने बेस सेट कर लिया किस चीज़ के लिए, मॉडर्न यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म्स के लिए। कहाँ पर, इंडिया में। उसके बाद इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा नेक्स्ट, इसने इन्फ्लुएंस किया किसको, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल प्लानिंग को। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें वर्धा स्कीम, जिसे कि हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये कब आई थी आपकी, ये आई थी 1937 में। और अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, इट वॉज प्रपोज बाय महात्मा गांधी। कहाँ पर, एट द वार्धा कॉन्फ्रेंस, जो कि कब हुई थी, 1937 में। उसके बाद इसका एम क्या था, वो था टू प्रोवाइड अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलाइंड विद इंडियन रियलिटीज, यानी कि प्रोवाइड करना है क्या, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और वो अलाइंड होना चाहिए विद इंडियन रियलिटीज। उसके बाद इसमें क्या बोला है, इट वाज आल्सो नोन एज नाई तलीम, और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड, यानी कि जो ये वर्धा स्कीम थी इसके आने के पीछे क्या रीज़न रहे थे, यानी कि क्या बैकग्राउंड रहा था। पहला है हमारा, इंडियन एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश वॉज एलाइटिस्ट, फॉरेन इन नेचर एंड डिड नॉट मीट मास नीड्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो एजुकेशन थी वो एलाइटिस्ट थी, यानी कि एलाइड बच्चों को ही एजुकेशन प्राप्त हो पा रही थी, और वो कैसी थी, फॉरेन इन नेचर थी, और वो मीट नहीं कर पा रही थी किस चीज़ को, मास नीड्स को, यानी कि जो ज़्यादातर बच्चों की नीड्स थी उन चीज़ों को भी वो मीट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो गांधी जी थे वो बिलीव करते थे कि ट्रू एजुकेशन मस्ट डेवलप द हेड, हैंड एंड हार्ट, यानी कि जो ट्रू एजुकेशन है उसको क्या डेवलप करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए हेड, हैंड एंड हार्ट। और उसके बाद क्या है इसमें कि ही रिजेक्टेड द कॉलोनियल मॉडल, यानी कि गांधी जी ने किस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कॉलोनियल मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, उन्होंने एम्फेसाइज किया सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर और डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कीम, यानी कि जो ये वर्धा स्कीम थी इसके कोर प्रिंसिपल क्या थे। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की, कहाँ से कहाँ तक, 7 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद इन्होंने एम्फेसाइज किया किस चीज़ के ऊपर कि यूनिवर्सल असेस होना चाहिए एजुकेशन के लिए सभी बच्चों को। और उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए एवरी चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट है इसमें आपका क्राफ्ट सेंटर्ड लर्निंग। उन्होंने क्या बोला कि ईच स्कूल शुड टीच अ प्रोडक्टिव क्राफ्ट, यानी कि जैसे स्पिनिंग हो गया, वेविंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और कारपेंट्री हो गया, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ क्राफ्ट एक्टिविटी भी बच्चों को करानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, लर्निंग शुड बी थ्रू मैनुअल वर्क नॉट रोड मेमोराइजेशन, यानी कि बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, उन्हें प्रैक्टिकल वर्क करवाना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी के बारे में भी उन्होंने बात की। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था हमारे MK गांधी जी ने। ओके उसके बाद हम बात करें, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कोर प्रिंसिपल क्या था इस स्कीम का। नेक्स्ट है हमारा मदर टंग एज मीडियम, इसके बारे में भी इन्होंने बात की कि जो मदर टंग है वो एज अ मीडियम होना चाहिए किस चीज़ के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला इसमें कि इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में देनी चाहिए, वो देनी चाहिए मदर टंग में। क्यों, क्योंकि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बोला, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि एम होना चाहिए किस चीज़ के लिए, टू डेवलप इंटेलेक्ट, मॉरल कैरेक्टर एंड फिजिकल स्किल्स, यानी कि जो एम होना चाहिए एजुकेशन का वो होना चाहिए टू डेवलप इंटेलेक्ट, मॉरल कैरेक्टर एंड फिजिकल स्किल्स। और उसके बाद उन्होंने फिजिकल लेबर के बारे में भी बात की। उसके बाद इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करें, यानी कि जो ये वर्धा स्कीम थी इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे।
पहला है बिल्ड अ सिस्टम दैट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश स्ट्रक्चर, यानी कि इसने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया था जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी यानी कि ब्रिटिश स्ट्रक्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो कम होगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड पॉपुलेशन, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्रिएट करना है सेल्फ रिलायंट और मॉरली स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड पॉपुलेशन को इन्होंने क्रिएट करना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि प्रमोट करना है किस चीज़ को, नेशनल यूनिटी को, और रूरल अपलिफ्टमेंट को भी अपलिफ्ट करना है, और सोशल जस्टिस के बारे में भी इन्होंने बात की थी। और नेक्स्ट अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन और कमेटीज़ के बारे में बात करें, इसमें क्या था कि एक कमेटी गठित की गई अंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट अ करिकुलम, यानी ड्राफ्ट करना है एक करिकुलम अंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें कि द कमेटी स्ट्रेस्ड दैट वर्क एजुकेशन मस्ट जनरेट सम इनकम टू सपोर्ट द स्कूल, यानी कि जो वर्क एजुकेशन होनी चाहिए उसके थ्रू जो इनकम जनरेट होगी वो किसको सपोर्ट करेगी, वो करेगी स्कूल्स को सपोर्ट। ओके नेक्स्ट अगर हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो उसमें क्या था, इट वॉज अपोज्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स एज इट वॉज टू आइडियलिस्टिक, यानी कि ब्रिटिश रूलर्स ने इस स्कीम को अपोज करा था। नेक्स्ट है कि जो अलाइड सेक्शंस थे उन्होंने क्वेश्चन किया इसके नॉन एकेडमिक मैनुअल एंड लेबर फोकस को, यानी कि लेबर फोकस इसलिए क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला था कि क्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए यहाँ पर लेबर फोकस लिखा है। तो अलाइड सेक्शन ने इस चीज़ को भी क्वेश्चन किया था। और नेक्स्ट है इसमें कि अर्बन इम्प्लीमेंटेशन वॉज वीक, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो अर्बन इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी कि जो ज़्यादा फोकस है वो किस चीज़ पर है, वो है रूरल के ऊपर। ओके उसके बाद क्या है इसमें, नेक्स्ट है कुड नॉट बी फुली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि स्कीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सका, किस वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल। ओके उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्धा स्कीम के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो वो क्या रहे थे, पहला है इट बिकेम द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, किस चीज़ के लिए ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बन गई, फॉर फ्यूचर इंडियन एजुकेशन के लिए ये एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के रूप में उभर के नजर आई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल पॉलिसी बोरोड मैनी प्रिंसिपल्स फ्रॉम वर्धा स्कीम्स, यानी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल पॉलिसी आई उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को बोरो किया, कहाँ से, वर्धा स्कीम से। नेक्स्ट इसमें आपका स्टिल रिलेवेंट इन टूडेज वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड NEP 2020, यानी कि जो वर्धा स्कीम है ये स्टिल रिलेवेंट है आजकल के वोकेशनल एजुकेशन में भी और NEP 2020 में भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्जेंट प्लान, जो कि कब आया था आपका 1944 में। इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो क्या रही थी, इट वॉज फॉर्मली टाइटल, यानी कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें कि इट वॉज ड्राफ्ट बाय, किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई है, सर जॉन सर्जेंट के द्वारा ये ड्राफ्ट की गई, जो कि क्या थे, वो थे एजुकेशनल एडवाइज़र थे, किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो एजुकेशनल एडवाइज़र थे, कौन, सर जॉन सर्जेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इसने क्या तैयार किया, इसने तैयार किया एक तरह का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट, किस चीज़ के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया के लिए। उसके बाद अगर हम इसके कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो उस वक्त क्या हो रहा था 1944 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो भी ख़त्म हो रहा था। और नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी, टू शो रिफॉर्मिस्ट इंटेंशंस टू इंडियंस, यानी कि वो चाहती थी कि हम चेंजेस ला रहे हैं, एजुकेशन वगैरह में चेंजेस ला रहे हैं, वैसे इंटेंशंस के साथ वो इंडियंस को शो कराना चाहते थे। ओके उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें राइजिंग डिमांड फॉर फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि जो आपका वर्धा मूवमेंट आया था उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद राइज होने लगी डिमांड किस चीज़ के लिए, फॉर फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें मेजर गोल्स ऑफ द सर्जेंट प्लान, यानी कि जो सर्जेंट प्लान था उसके मेजर गोल्स क्या थे, पहला है यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किसको, चिल्ड्रंस को अप टू द 14 ईयर्स विद इन 40 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कब, 40 साल के अंदर। ओके नेक्स्ट है आपका इसमें कि क्रिएट करना है किसको, एजुकेशनल स्ट्रक्चर को जो कंपेरेबल हो किससे, ब्रिटेन से। ओके उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका डिटेल्ड प्रपोजल्स, यानी कि इस सर्जेंट प्लान में डिटेल्ड प्रपोजल्स क्या रहे, पहला है प्री प्राइमरी, वो कब होना चाहिए,
3 से 6 साल के बीच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किस चीज़ को, नर्सरी एजुकेशन को प्री प्राइमरी में, स्पेशली कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट प्राइमरी एजुकेशन जो कि होनी चाहिए 6 से 11 साल के बीच। उसमें क्या बोला इन्होंने, फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, और एजुकेशन किस में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या बोला इन्होंने, सेकेंडरी एजुकेशन कब होनी चाहिए, 11 से 17 साल के बीच, और डिवाइडेड कर दिया इसको किस में, अकेडमिक स्ट्रीम्स में, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्ट्रीम में। और एम किस चीज़ के ऊपर किया, टू रिड्यूस प्रेशर, किस चीज़ पर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इसमें क्या प्रपोजल रहा, वो रहा यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रपोजल रहा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंशन करना है, और उसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, जो एडमिशन होनी चाहिए वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, वो मेरिट और एप्टीट्यूड के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि प्रिविलेज के बेसिस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्या प्रपोजल था इसमें, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, यानी कि इम्प्रूव करना है टीचर के स्टेटस को, और ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करना है, और टीचर्स की सैलरीज को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या प्रपोजल था इसमें आपका, अडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना है किसको, मास अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को, किस चीज़ के लिए, टू इरेडिकेट ई लिटरेसी, यानी कि जो मास अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे उसकी वजह से जो ई लिटरेसी है वो इरेडिकेट हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्या प्रपोजल था इसमें, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में इंक्लूड करना है किसको, कंपलसरी फिजिकल ट्रेनिंग को, और साथ ही स्कूल हेल्थ चेक्स को भी कंपलसरी करना है, और साथ ही सैनिटाइजेशन के बारे में भी अवेयरनेस फैलानी है। ये कुछ इसके प्रपोजल थे किस चीज़ के, सर्जेंट प्लान के, तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। उसके बाद अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस के बारे में बात करें कि जो आपका सर्जेंट प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आए। पहला है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और ये रिक्वायर्ड कर रहा था क्या, लार्ज फंड्स को और ट्रेंड स्टाफ को, जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और नेक्स्ट है इसमें कि नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो ये सर्जेंट प्लान था इसे फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों, ड्यू टू, जैसे कि पहला है इसमें आपका वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो भी चला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि उस वक्त जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो भी वहाँ देखने को मिली, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे वो भी वहाँ पे देखने को मिले। तो इन चीज़ों की वजह से जो ये सर्जेंट प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसके बाद अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि जो आपका सर्जेंट प्लान था उसके क्या सिग्निफिकेंस रहे थे। पहला है इट लेड अ मॉडर्न फाउंडेशन, यानी कि इसने लेड करा मॉडर्न फाउंडेशन को, किस चीज़ के लिए, फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम आने वाला था उसके लिए इसने एक फाउंडेशन लेड कर दी थी, किसने, सर्जेंट प्लान ने। नेक्स्ट इसमें आपका कि इसने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, स्पेशली आर्टिकल 45 को, और साथ ही बाद में RTE एक्ट 2009 को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट इसमें आपका कि क्या सिग्निफिकेंस रहा इसका सर्जेंट प्लान का, ये इसने इंस्पायर्ड किया इसको इंडियन प्लानर्स को, किस चीज़ के लिए, कि उन्होंने प्रायोरिटाइज करना है किस चीज़ को, एजुकेशन को, कहाँ पर, 5 ईयर प्लान्स में। तो ये आपके 3 थे जो कि थे हमारे, वुड एबर्ट रिपोर्ट भी होगी आपकी, और वर्धा स्कीम भी होगी, और सर्जेंट प्लान भी हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर हिंदी का सेक्शन भी प्रोवाइड करा है, तो इस PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हम कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमेटीज़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।